भारत के सिस्टम को लेकर एक बात बहुत मशहूर है, कुख्यात है कि यहां रिश्वत देने पर काम बहुत तेजी से होता है। इस मामले में भी रिश्वत का असर साफ साफ देखने को मिल रहा था। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे बायोमेट्रिक्स फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के टेंडर के नाम पर रिश्वत लेने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया गया था। कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एक मिडिलमैन नाजिर कारीगर के बैंक अकाउंट में $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिश्वत ने कैसे भारत में अपना असर दिखाया और कैसे एयर इंडिया ने यह इंतजाम किया कि ये टेंडर कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी को ही मिले। हमारे पास इससे जुड़े तमाम दस्तावेज हैं जिनका आज हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। इस डील में सबसे बड़ी बात यह है कि सारा पैसा जनता की जेब से ही जाना था। इसमें एयर इंडिया की जेब से कुछ नहीं जाता, और जब पैसा जनता की जेब से जा रहा हो और रिश्वत सीधे कुछ बड़े लोगों की जेब में आ रही हो तो फिर सिस्टम अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेता है, और इससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें सबका फायदा था। अब मैं आपको 2 कागजात दिखाना चाहता हूं। इनमें से एक है 12 सितंबर 2006 को जारी हुआ टेंडर कमेटी का नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और दूसरा है कनाडा की अदालत का फैसले से पहले दिया गया एक दस्तावेज जिसको कहते हैं रीजंस फॉर जजमेंट, यानी किन आधारों पर, किन कारणों से यह जजमेंट सुनाया गया। ये दोनों कॉपी मेरे पास है। कनाडा की अदालत के रीजंस फॉर जजमेंट के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने बायोमेट्रिक फेशियल पैसेंजर आईडी सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही एक रिवाइज्ड आरएफपी जारी किया गया और कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने की समय सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। ये देखिए यहां पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और खास बात यहां पर यह लिखी है, The evidence establishes that this was done under the executive direction of Mario Barini and with the guidance and strategic advice of the accused, Mr. Karigar। यहाँ ये साफ लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि implementation period for the contract from 3 to 5 years ये बढ़ा दिया गया, और indicating that the lowest price bidder would receive the contract। यानी terms conditions भी ये लोग खुद ही तय कर रहे थे। टेंडर कमेटी के नोट से यह खुलासा होता है कि 20 कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गईं, और ये कंपनियां थीं इपकॉन कनाडा और क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा, यानी दोनों कंपनियां ही कनाडा की थी। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जिन 20 कंपनियों ने बिडिंग की थी उसमें से 18 भारत की कंपनियां थीं, जिसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी थी, लेकिन उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया और कनाडा की ये 2 कंपनी आखिर में फाइनल तक पहुंची। यहां पर आपके लिए एक बात समझना और भी जरूरी है, और वो ये कि इपकॉन कनाडा नाजिर कारीगर की ही कंपनी थी। नाजिर कारीगर की इस कंपनी ने फर्जी तरीके से टेंडर के लिए अप्लाई किया था ताकि सिंगल बिडर सिचुएशन पैदा ना हो। इसका असर यह हुआ कि जब 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गईं तो वो दोनों ही नाजिर कारीगर की मुट्ठी में थी, और ये पूरा ड्रामा चल रहा था, नाटक था। पहले से ही यह तय हो गया था किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जाना है, और दूसरी कंपनी सिर्फ एक दिखावे भर के लिए बिडिंग करेगी। इस बात का जिक्र कनाडा की अदालत के रीजंस फॉर जजमेंट में है। इस फैसले के पेज नंबर 5 के पैरा 13 पर लिखा है कि नाजिर कारीगर के निर्देशों और सलाह पर क्रिप्टोमेट्रिक्स की टीम ने इपकॉन कंपनी के नाम से एक और दूसरी बिड तैयार की ताकि ये लगे कि ये दूसरा बिडर मौजूद है। ये एक तरह का नाटक था, और यह नाटक इसलिए खेला गया ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि इस टेंडर के लिए एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। कहां यह लिखा हुआ है यह भी मैं आपको थोड़ा सा अंश पढ़कर सुना देता हूं। यह देखिए पेज नंबर 5 पैरा 13। Subsequently, under Mr. Karigar's direction and on his advice, the Cryptometrics team developed a second bid to be presented under the name Ipcon, which was Mr. Karigar's firm, to create the appearance of a separate competitive bidder using Cryptometrics Canada technology, but at a much higher price. This was designed to give the false impression that there existed a competitive bidding situation। साफ साफ यहां पर यह बात लिखी हुई है। देखिए कितना बड़ा फार्स, कितना बड़ा धोखा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यह कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ही नहीं गया था और रिश्वत भी नहीं ली गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिश्वत नहीं ली गई थी, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर इतना बड़ा नाटक कैसे हुआ?
ये सब कैसे हो सकता है जब तक कि आप किसी की जेब में पैसा न डालें। अब आप ये खेल समझिए। कनाडा की इपकॉन कंपनी ने पहले टेंडर के लिए जो यूनिट प्राइस दिया वो 16.95 यूएस डॉलर्स पर पैसेंजर था, जबकि क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने इसी टेंडर का दाम 14 यूएस डॉलर्स कोट किया। यानी क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने पहले टेंडर के लिए कम पैसे कोट किए ताकि टेंडर उसे ही मिले। यहां पर आपके लिए यह समझना है कि ये दो टेंडर्स थे। एक टेंडर था 37 लाख पैसेंजर्स के लिए और दूसरा टेंडर था 5 करोड़ पैसेंजर्स के लिए। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस टेंडर की कॉपी है। इसी तरीके से दूसरे टेंडर के लिए इपकॉन ने 21 यूएस डॉलर्स का यूनिट प्राइस कोट किया, जबकि क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने सिर्फ $2 यानी 2.10 यूएस डॉलर्स का प्राइस कोट किया। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर। एक कंपनी $21 कोट कर रही है, दूसरी कंपनी सिर्फ $2 कोट कर रही है। और ये सीधे सीधे इकोनॉमी ऑफ स्केल के खिलाफ है। यानी दोनों टेंडर्स में यात्रियों की संख्या अलग है और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कॉस्ट घटनी चाहिए थी, लेकिन इपकॉन ने ऐसा नहीं किया। इपकॉन ने पहले से तय प्लान के मुताबिक जानबूझकर 21 यूएस डॉलर का प्राइस कोट किया था ताकि उसे इस टेंडर से बाहर कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। एयर इंडिया के टेंडर कमेटी नोट में यह साफ साफ लिखा है कि टेंडर क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा को दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कम प्राइस कोट किया है। ये उसकी कॉपी है और यहां पर आप देखिए कि ये टेंडर है 42017 जिसमें 37 लाख नंबर ऑफ पैसेंजर्स 37 लाख था। नेम ऑफ द पार्टी इपकॉन और क्रिप्टोमेट्रिक्स। 37 लाख पैसेंजर्स की जब बात हो रही है तो इपकॉन $16.95 करीब $17 कोट कर रही है, लेकिन क्रिप्टोमेट्रिक्स इससे कहीं कम $14 कोट कर रही है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया, यानी क्रिप्टोमेट्रिक्स को मिल गया। अब देखिए कैसे संख्या बढ़ा दी गई अगले टेंडर में और नंबर ऑफ पैसेंजर्स को 5 करोड़ कर दिया गया। सीधा हिसाब यह होना चाहिए था कि अगर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ गई तो दाम कम होना चाहिए था, और क्रिप्टोमेट्रिक्स ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने 37 लाख वाले बिड से जो $14 की बिड थी उससे दाम अपने घटाकर सीधे $2 पर वो ले आए, लेकिन इपकॉन ने $16 से अपना दाम बढ़ाकर $21 कर दिया ताकि वो अपने आप इस बिड से बाहर हो जाए। अब आप सोचिए, तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे ये घपला हो रहा था। हमने कल आपको एयर इंडिया की तत्कालीन चीफ विजिलेंस ऑफिसर मंजरी कक्कड़ की लिखी हुई चिट्ठी भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी को टेंडर दिए जाने का विरोध किया था। आज मंजरी कक्कड़ ने जी न्यूज से बात करके अपना पक्ष रखा है। टेंडर कमेटी के नोट के अंत में मंजरी कक्कड़ का नाम तो मौजूद है, लेकिन उनके सिग्नेचर को काटा गया है। आज हमने जब मंजरी कक्कड़ से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें गुमराह किया गया था, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि उनके सिग्नेचर को यहां ये देखिए, उनके सिग्नेचर, ये मिसेस मंजरी कक्कड़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी, यहां ऊपर उनके सिग्नेचर को काटा गया है। यहां पर आप ये भी देख लीजिए, टेंडर कमिटी रिकमेंड्स अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट to Cryptometrics Canada at a total cost of $105 million to be fully recovered from the passengers and at no cost to Air India। अब आप ये भी सोचिए कि $105 मिलियन जो थे, इसके पैसे एयर इंडिया नहीं देने वाली थी, सरकार भी नहीं देने वाली थी। इसके पैसे एयर इंडिया में सफर करने वाले यात्री देने वाले थे, क्योंकि सबकी टिकट में एक अलग टैक्स जोड़ दिया जाता इस कंपनी को देने के लिए, ये कहते हुए कि हमने नई टेक्नोलॉजी खरीदी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि मंजरी कक्कड़ ने आज हमसे क्या कहा। वो जो सिग्नेचर जिसमें मेरे सिग्नेचर हैं और मैंने उसको काटा है, उसमें मुझे कुछ मिस रिप्रेजेंट किया गया था। मेरे जूनियर ने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया था कुछ फैक्ट्स जो मुझे नेक्स्ट डे पता चले, और मैंने इमीडिएटली फाइल मंगा करके अपने सिग्नेचर काट दिए थे। आई वॉज इन द विजिलेंस, तो विजिलेंस में डिसीशन नहीं लेते हैं, खाली एक रिकमेंडेशंस होती हैं जो मैनेजमेंट को देते हैं कि अगर उसमें जो गलतियां हैं, तो वो जो चिट्ठी आप मुझे दिखा रहे हैं उसमें वो गलतियां मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं कि ये सब गलतियां हैं, उसके हिसाब से ये टेंडर ठीक नहीं है। एज सिक्योरिटी ऑफिसर ये टेंडर मैं मिस्टर गफूर, मुझसे पहले वहाँ डायरेक्टर सिक्योरिटी मिस्टर हसन गफूर थे,
और वो क्योंकि उनका टर्म पूरा हो गया था और वो रिपैट्रिएट हो गए थे, तो मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया था समटाइम्स इन जुलाई, जो मुझे ध्यान है। तो ये जो है टेंडर उसके तभी उनके टाइम से चल रहा था, मतलब जो भी फ्लोट लोट हुआ था उसी के पहले से चल रहा था। हमारे टाइम पे तो शायद नहीं फ्लोट हुआ था। तो मंजरी कक्कड़ की ये तारीफ करनी चाहिए कि इन जैसे अफसरों ने इस पूरे मामले को पकड़ लिया और फिर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो इस बात पर तुले हुए थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कनाडा की उस कंपनी को ही जाए, उसी को ये अवार्ड होना चाहिए। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा पैसा पैसेंजर से लिया जाने वाला था। ये आपको लूटने का पूरा प्लान था। आपके पैसे से ये, आपकी जेब से ये पैसा निकलता और ये पैसा जाता कुछ बिजनेसमैन की जेबों में, कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की जेब में और कुछ बड़े अधिकारियों की जेब में। अब इटली से लेकर कनाडा की अदालतों तक भारत में सौदा करवाने वाले मिडिलमैन यानी बिचौलियों को सजा दी जा रही है। आप देखिए, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें भारत में कोई भी अगर सौदा होता है, चाहे वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का हो या हेलीकॉप्टर्स का हो, बिचौलिए हमेशा रहते हैं और हर जगह रिश्वत चल रही है, क्योंकि वो भारतीय मंत्रियों और अधिकारियों को खरीद कर फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिन्होंने रिश्वत ली, यानी अलग अलग देशों की अदालतें उन लोगों को सजा दे रही हैं। इटली में ऐसा हुआ, कनाडा में ऐसा हुआ, जहां उन्होंने ऐसे मिडिलमैन को सजा दी जो कि रिश्वत दे रहे थे या रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये रिश्वत किसी ना किसी को तो देने की कोशिश की गई होगी, ये रिश्वत किसी ना किसी ने तो ली ही होगी, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनको रिश्वत दी जा रही थी, ये हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी किसी पर कोई आरोप लगता है इस तरह का, तो हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें और हमारे नेता डिनायल मोड में चले जाते हैं और सिस्टम की सफाई नहीं करते। सबसे पहले वो इन तमाम आरोपों का खंडन करते हैं, ये कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आरोप गलत है। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में भी आपने देखा होगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार से जुड़े लोग तुरंत रिश्वत के आरोपों को लेकर डिनायल मोड में आ गए। एक और बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में कोई फंसता है, तो सरकारें और मंत्री ये कहते हैं कि वही इस मामले के विसल ब्लोअर थे, असल में उन्होंने ही इस पूरे घोटाले को पकड़ा था। ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि वो फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि असल में ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ही रद्द किया था। ये खतरनाक ट्रेंड है जो दुनिया भर में भारत की छवि को खराब कर रहा है। हमें लगता है कि अगर सिस्टम में कोई गंदगी है तो उसकी सफाई जरूर होनी चाहिए, फिर चाहे उसमें कितने भी बड़े आदमियों का, बड़े नेताओं का नाम क्यों ना हो।